हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में बच्चों चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश का मतलब बच्चों, आवेश जब गति करेगा तो उससे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। इस अध्याय में पूरा यही पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में जो था वो पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड था बच्चों। हर जगह विद्युत क्षेत्र शब्द आता था, लेकिन अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज का हमारा मुख्य रूप से पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई बच्चों, और स्टेट ने अपना प्रयोग किया उसके बारे में देखेंगे, है ना बच्चों। विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या कहलाता है, साथ में एम्पियर के तैरने का नियम देखेंगे बच्चों, दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इतना कुछ आज सीखने वाले हैं, है ना। मतलब अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी लेक्चर लाएं एक लंबा लेक्चर है, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम टॉपिक कवर हो। इसके बाद बायो से बेटर का नियम अगला लेक्चर रहेगा। चलिए शुरू करें। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है उनके लिए क्या है सर सुविधा, कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो इस पे कांटेक्ट करें। मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए बच्चों। ठीक, चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे हमारे पास यदि कोई एक सिंगल चार्ज है बच्चों, देखो थोड़ा समझिएगा। यदि कोई सिंगल चार्ज है, हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, इस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। सही है कि नहीं, विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है बच्चों। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। ऐसा ही तो है, प्लस क्यू चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की हो जाएंगी बच्चों। यदि मान लीजिए दो ऐसे चार्ज हैं जो स्थिर है बच्चों, एक आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया और एक माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, तब यदि हम बात करें कि यहां पर विद्युत क्षेत्र किस तरीके से होगा, तब सर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो प्लस से निकल करके माइनस पे समाप्त होती है। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, है ना। सही है कि नहीं। लेकिन चालक के अंदर किसी तरीके से कोई विद्युत क्षेत्र, है ना, नहीं रहता बच्चों, है ना। ये आपका खुला वक्र बनाता है। कैसा बनाता है बच्चों, खुला वक्र बनाता है। क्या बनाता है, खुला वक्र बनाता है। अच्छा, लेकिन वहीं पे यदि कोई चुंबक है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि मान लीजिए हमारा एक एन ध्रुव है बच्चों और एक एस ध्रुव है। ठीक है, ये एन ध्रुव और एस ध्रुव से मिलकर के एक चुंबक बन गया। क्या बन गया, एक चुंबक बन गया। तो चुंबक क्या होता है बच्चों, इसमें जो आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, एन से निकलेगा एस पे समाप्त होगा, एन से निकलेगा एस पे समाप्त होगा बच्चों। इस तरीके से कुछ एन से निकलकर, ठीक है। और ये बच्चों आपका है ना ऐसा। लेकिन अंदर की बात करें बच्चों, अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से लेकर के एन की ओर चलती हैं, इसलिए इसे कहते हैं बंद वक्र का निर्माण करता है, बंद वक्र बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, बंद वक्र बनाता है। देखो जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा बच्चों, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये खुला वक्र बनाता है। क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की बात करते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। जब विद्युत क्षेत्र रेखा की बात की जाती है बच्चों, तो एक आपका बंद वक्र बनाता, सॉरी खुला वक्र बनाता है। लेकिन जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात करें तो ये आपका बंद वक्र बनाता है। देखो भाई, अब आप कहोगे सर चुंबक शब्द आया नहीं है। देखो भाई, धीरे धीरे करके अपन बात करेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें बेसिक है, ये आपने पढ़ लिया कि कोई यदि सिंगल चार्ज है, माइनस चार्ज है बच्चों, यदि कोई माइनस चार्ज है, केवल कोई यदि माइनस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है, सबको पता है। ठीक, ये आपका माइनस चार्ज के कारण होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यदि कोई सिंगल चार्ज है, स्थिर है बच्चों, तो केवल और केवल स्थिर जो चार्ज है, यदि कोई गति चार्ज नहीं कर रहा तो उसमें से आपका विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब यदि हम इसी चार्ज को थोड़ा सा किसी चालक में, है ना, गमन करा दें, सर चार्ज कभी बहता है क्या, चार्ज नहीं बहता। यह सिर्फ माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा बहती है, और जिस डायरेक्शन में धारा बहती है बच्चों, उसी दिशा में हम मानकर चलते हैं कि भाई चार्ज भी जा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो चार्ज का स्थानांतरण होता है, सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया तो यहां पे आपका प्लस चार्ज आ गया। सही है कि नहीं। फिर अगला इलेक्ट्रॉन आया पीछे से तो यहां पे बैठ गया तो पीछे प्लस चार्ज आ गया। फिर अगला इलेक्ट्रॉन आया उस पे बैठा तो फिर प्लस चार्ज आ गया। ऐसे समझो कि मान लीजिए आप ऐसे समझो, ये तो सिर्फ बेसिक था बच्चों,
ऐसा आप समझना कि चार्ज का स्थानांतरण कैसे मानते हैं अपन। थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूं। देखो भाई बेसिक यदि आप लोगों को क्लियर रहेगा तो क्लास में मजा आएगा, है ना। चलो देखो भाई मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां पे कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं, ठीक है, ये कुर्सी, ठीक है बच्चों, ये कुर्सी है। हर जगह आपका इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 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 इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक सर। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर चला गया, आगे की ओर चला गया, तो यहां पे खाली है ना, तो प्लस चार्ज आया, ठीक है सर। अब ऐसा भी हो गया कि भाई ये अब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के कारण भर गया, मतलब ए इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बच्चों, तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यदि यहां पे आ गया तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां प्लस चार्ज आएगा। तो ऐसे बच्चों इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाता है यदि, तो प्लस जो चार्ज इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा तो प्लस चार्ज का गमन इधर की ओर होगा, इसलिए बोलते हैं इधर ही धारा बहती है बच्चों। तो आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आगे चलता है, प्लस चार्ज पीछे की ओर चलते जाता है, तो भाई जिधर प्लस चार्ज आता है उधर हमारा बच्चों क्या है, धारा बहने लग जाती है। तो सबसे पहले कोई यदि आवेश गति कर रहा बच्चों, तो गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग हमारे ऑरेस्टेड साहब ने किया 1820 में। हो सकता है आपकी बुक में कुछ और हो, तो परेशान मत होना बच्चों। ऑरेस्टेड साहब ने क्या प्रयोग किया कि हमारे पास एक चालक तार है, हमारे पास एक चालक तार है बच्चों, ये हमारे पास एक चालक तार हो गया। अब इस चालक तार में, ये चालक तार है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक चालक तार है। इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा, किसी बैटरी के माध्यम से, किसी सेल के माध्यम से, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे बच्चों अपन क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, ये अपन ने कहा। अब इसमें जब धारा बहेगा बच्चों, क्या बहेगा, धारा बहेगा, तो उन्होंने प्रयोग किया कि भाई साहब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसकी अवधारणा कैसे पुष्टि हुई, देखो भाई उन्होंने एक चुंबकीय सुई रखा। चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके से होता बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई सर ऐसे नहीं होता, ठीक, मान लो ये चुंबकीय सुई है। अब चुंबकीय सुई बनाने के लिए अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक, ये आपका एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित किए और चुंबकीय सुई को पास में लाया गया तो चुंबकीय सुई में विक्षोभ हुआ। तो इससे पुष्टि हुई कि मान लीजिए किसी भी यदि हम चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की पुष्टि होती है। इसको किसने कब बताया, ऑरेस्टेड ने बताया। कब बताया बच्चों, ऑरेस्टेड ने कब बताया, ऑरेस्टेड ने बताया 1820 में। उन्होंने अपने प्रयोग में, अब बोलोगे सर ये प्रयोग करके दिखाओ, तो अभी यहां पे लैब नहीं है, ये चीज आपको विद्यालय में कराया जाता है कि एक चालक तार है और चुंबकीय सुई, एक छोटा सा चुंबकीय सुई होता है बच्चों, कुछ इस तरीके से चुंबकीय सुई होता है, देख लो आप लोग, ये चुंबकीय सुई है ना। चुंबकीय सुई ऑरेस्टेड का ही प्रयोग है, आप परेशान मत होना। कि यदि मान लीजिए कोई चालक तार है जिसमें किसी प्रकार से कोई धारा यदि प्रवाहित नहीं हो रहा बच्चों, तब उसमें किसी प्रकार से कोई चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं उत्पन्न हुआ। देखो यहाँ पे एन ध्रुव और एस ध्रुव है, एन ध्रुव और एस ध्रुव बच्चों अभी सिंपल है, संतुलन की स्थिति में। अभी ये परिपथ देखो बच्चों, के कुंजी जो है वो के कुंजी जो है मतलब खुला हुआ है, मतलब बंद परिपथ नहीं है, अभी खुला परिपथ है, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस स्थिति में किसी प्रकार से इसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही कुंजी को जोड़ दिया जाए, यानी धारा प्रवाहित किया जाए बच्चों, तो हल्का फुल्का आपको विक्षोभ नजर आएगा। इस डायग्राम में देखो विक्षोभ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी बोला गया, यदि मान लीजिए धारा का डायरेक्शन बदल दें, धारा का डायरेक्शन बदल दें, धारा का डायरेक्शन बदलने के लिए यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों, ये आपका जैसे धारा ये आपका प्लस था, तो इधर आप माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो भाई डायरेक्शन बदलेंगे ना, धारा का जब प्लस से माइनस की ओर होता है, तो डायरेक्शन जब बदलेंगे बच्चों, तो चुंबकीय सुई का जो विक्षोभ है वो भी बदल जाता है।
तो ये किसने बताया था? सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिकविद ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके नीचे रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपित मतलब चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है ना। विद्युत धारा प्रबलता बढ़ाने पर विक्षोभ का मान भी बढ़ता है तथा विद्युत धारा की दिशा बदल देने पर बच्चों विक्षोभ भी बदल जाता है। जैसे यहां पर देखो डायरेक्शन कुछ और था, यहां पे डायरेक्शन कुछ अलग हो गया बच्चों, ठीक है। क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में विक्षोभित होती है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र की मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सिंपल है बच्चों। जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मान लीजिए कोई एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज यदि स्थिर अवस्था में तो केवल और केवल उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन बच्चों आवेश यदि प्रवाह, भाई अभी मैंने आपको बताया कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, धारा हमने प्रवाहित किया तो कहीं ना कहीं इसमें आवेश बह रहा है। आवेश प्रवाह हो रहा मतलब स्थिर नहीं है, गतिमान है, तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अन्यथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है कि यदि कोई आवेश गतिमान है, कोई चार्ज गतिमान है बच्चों, तो उससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल कथन सत्य है ना। यानी गतिमान आवेश से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो सकता है। देखो बच्चों इससे कई प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है एक वाक्य में उत्तर, हो सकता है खाली स्थान वाला बच्चों, हो सकता है बहुविकल्पी में कि गतिमान आवेश से उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जब आवेश गतिमान होता है तो उससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब आवेश स्थिर रहता है बच्चों तो केवल और केवल उससे विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक है, ऑरस्टेड का प्रयोग हुआ, क्लियर। ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग में क्या बताया? सर्वप्रथम विद्युत धारा प्रवाह करने से यानी आवेश के गति करने से उसके चारों ओर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की बच्चों? तो ऑरस्टेड साहब ने की। किसने की? ऑरस्टेड साहब ने की। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव लिख लेना कि भाई विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ऑरस्टेड साहब ने प्रस्तुत की। वो अपने प्रयोग में लगातार मतलब अपना प्रयोग कर रहे थे बच्चों, यानी कई वर्षों तक लगातार प्रयोगों के बाद उन्होंने प्राप्त किया था कि भाई साहब यदि किसी भी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब ये चीज हम लोगों के द्वारा यदि कहा जाए कि भाई साहब आप प्रूव करके दिखाओ, तो ये केवल और लैब में ही प्रूव हो सकता है बच्चों। अभी हमारी संस्था इतनी बड़ी नहीं है कि अपन इसको प्रूव, बाकी ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक सिंगल सा आप छोटा सा बैटरी ले लो, छोटा सा बैटरी ले लो, छोटा सा जिस टॉर्च वगैरह में रहता बच्चों, और उसमें बढ़िया एक छोटा सा आप कनेक्शन बना लो, है ना, और तार के पास में चुंबकीय सुई ले जाओगे तो ऑटोमेटिक विक्षोभ होता है। या कि आप लोगों के विद्यालय में लैब होगा तो ये छोटा मोटा प्रैक्टिकल वहां पे कराएंगे। बाकी ये सिंपल है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिलहाल, है ना। सिंपल है कि ऑरस्टेड साहब ने क्या बताया कि यदि किसी भी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है बच्चों। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि धारा की प्रबलता बढ़ा दी जाए, धारा के मान को बढ़ा दिया जाए, धारा की प्रबलता बढ़ाया जाए, तो जैसे धारा का मान बढ़ाएगा बच्चों चुंबकीय विक्षेप भी, यदि चुंबकीय सुई में जो विक्षेप हो तेजी से होगा, और यदि धारा का दिशा बदल दिया जाए तो विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। अब बोलोगे सर इसके विक्षेप की दिशा कैसे पता चलेगी? बिल्कुल चिंता ना करें, आगे हम बात करेंगे। फिलहाल ऑरस्टेड का प्रयोग क्लियर हो गया बच्चों। कहां के थे? डेनमार्क के थे। कब प्रयोग दिए? 1820 में दिए। ऑरस्टेड का प्रयोग किसके लिए था? तो विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र की मतलब विद्युत धारा से, है ना बच्चों, एक प्रकार से गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले ऑरस्टेड थे। उनका आप प्रयोग लिखिए तो आप बता देना कि डेनमार्क साहब द्वारा, है ना, प्रयोग में पुष्टि किया गया कि जब किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके पास रखे चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कि यदि धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय विक्षोभ मतलब एक प्रकार से चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है बच्चों तेजी गति से होता है। लेकिन वहीं पे धारा का डायरेक्शन बदल दें, दिशा बदल दें, तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बदल जाता है, मतलब उसकी दिशा भी बदल जाती है। चीजें क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को लगेगा कि सर चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा कैसे होती है, इसको ऑरस्टेड साहब ने नहीं बताया था, है ना।
ऑरस्टेड साहब ने इतना बताया कि भाई एक चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। इसका मतलब चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की पुष्टि ऑरस्टेड साहब ने बताया कि मान लीजिए एक चालक तार है, इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर उन्होंने ये बताया कि इधर से डायरेक्शन कैसा, उन्होंने ये नहीं बता पाया। मान लीजिए चालक तार है तो उन्होंने केवल ये बताया कि इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ऐसा होगा। बस उन्होंने इतना बताया कि भाई साहब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस चुंबकीय विक्षेप की दिशा को बताने के लिए हमारा एक नियम आता है बच्चों, है ना, ये नियम आता है एम्पियर के तैरने का नियम। लेकिन एक छोटा सा परिभाषा क्या है सर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने की जो घटना बच्चों विद्युत चुंबकीय मतलब एक प्रकार विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है कि यदि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसमें कुछ है नहीं, नोट डाउन करना होगा तो कर लेना। इसलिए तो कहता हूं बच्चों कि आप लोगों को समय बचाने के लिए भाई नोट्स दिया जाता है, नोट्स में आप लोग बढ़िया देख करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए एम्पियर के तैरने का नियम, भाई हमने कहा कि एक चालक तार है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इसके पास चुंबकीय सुई लाते हैं, तो चुंबकीय सुई का विक्षेप कैसा होगा ये किसने बताया, ये बताया एम्पियर के तैरने का नियम। पहला जो नियम बच्चों एम्पियर के तैरने का नियम, इसके बाद हम पढ़ेंगे दाएं हाथ का नियम। सब कुछ यही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ही बताते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन यदि मान लीजिए कोई चालक तार है, हमारे पास चालक तार है, इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए आज के नियम पढ़ेंगे बच्चों। एम्पियर के तैरने का नियम यह है कि हम मान लीजिए दोनों हाथ को ऊपर कर लें, दोनों हाथ को ऊपर कर लें, ठीक है सर, और मुख किधर कर लें, चालक तार की ओर। अब देखना बच्चों ये चालक तार है, अभी सिर्फ चालक तार है जिसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। और भाई साहब जैसे चालक तार है ऐसा हमने कर लिया बच्चों, और सामने हमने एक चुंबकीय सुई रख दी। क्या रख दी बच्चों, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई कैसा होता है सर, चुंबकीय सुई बनाने का तरीका मैंने बताया, ऐसा करके एक साइड आप पूरा डार्क कर दो बच्चों, ठीक है, और एक साइड ऐसा, ये आपका एन ध्रुव होता है, ये आपका एस ध्रुव होता है। तो चुंबकीय सुई का विक्षोभ ऊपर होगा कि नीचे होगा, मतलब ये चालक तार है बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई एन इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा। भाई यदि इधर चला गया मतलब इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, यदि इधर आ गए बच्चों तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर ने क्या बताया कि भाई साहब यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से तैर रहा हो कि उसका मुख धारा की, देखो बच्चों चालक तार की ओर हो, मतलब ये चालक तार है, इधर हमारा मुख हो गया, ठीक है, पहले आप समझना, और दोनों हाथ ऊपर की ओर है बच्चों, दोनों हाथ ऊपर की ओर है, तब जो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव है उसके बाएं हाथ की ओर मुड़ता है। जैसे आपका ये बच्चों धारा ऊपर की ओर जा रहा है, दोनों हाथ ऊपर की ओर हम निकल लिया, इधर चुंबकीय सुई है तो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव ऐसा मुड़ेगा बाएं हाथ की ओर। ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ, तो ऐसे मुड़ेगा बच्चों, मतलब इसका जो डायरेक्शन है घूमने का ऐसा हो जाएगा। डायरेक्शन कैसा है, ऐसा हो जाएगा। देखो बच्चों थोड़ा सा पढ़ो, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है सर, चुंबकीय सुई की ओर हमारा चुंबकीय सुई ऐसा मुंह करके खड़ी हुई है। यहां पर देखो धारा की दिशा में तैर रहा है, और तैर किधर रहा है, धारा ऊपर की ओर, मैंने कहा धारा ऊपर की ओर, तार भैया ऐसा ऊपर की ओर तैर रहे हैं। तब चुंबकीय सुई का एन ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर मुड़ जाएगा, तो चुंबकीय सुई बच्चों ऐसा मुड़ेगा, ऐसा मुड़ेगा, नीचे क्यों नहीं आएगा, ऐसा मुड़ जाएगा अंदर की ओर। देखो ना जरा, यहां पर देखो ये एन था बच्चों, यहां पे एन था, यहां पर देखो जरा, यहां पे एन है बच्चों, एन ध्रुव है, क्या है, एन है, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति है, धारा भी इधर बह रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसका जो डायरेक्शन बच्चों, जैसे मान लीजिए ऐसा कह रहा चालक तार ऐसा है, हम ऐसा बह भी रहे हैं, तो भाई साहब ये जो हमारा एन ध्रुव है उसके नीचे एन ध्रुव है, एन ध्रुव बच्चों उसके बाएं हाथ की ओर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, बाएं हाथ की ओर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, बाएं हाथ की ओर। अभी भी समझ में नहीं आया, और भी आगे मैं बताता हूं बच्चों, चिंता ना करो, जितना हो सकता है कोशिश करूंगा समझाने के लिए, रटना ना पड़े भाई, रटने की बारी ना रहने पाए, ठीक है। चलो सर देखना प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय सुई है, ये चालक तार है,
ये चालक तार है सर, ऐसा खड़े कर दो, खड़े करने की सुविधा नहीं। चालक तार है, मान लो कि धारा ऊपर की ओर बह रही है। अब मान लो ना चालक तार है और मैं ऐसा चल रहा हूं, ठीक है। मतलब बच्चों ये मेरा एक चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रहा है, ठीक है सर। यहां पे एक चुंबकीय सुई है, इधर एन ध्रुव इधर एस ध्रुव, देखो ना, इधर एन ध्रुव इधर एस ध्रुव, या ऐसा भी हो कैसे भी हो, चुंबकीय सुई रखा हुआ है। अब मेरा बायां हाथ इधर है, मेरा दायां हाथ इधर है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो एन ध्रुव बच्चों बाएं हाथ की ओर मुड़ेगा। ये एन ध्रुव है ना, एन ध्रुव है, एन ध्रुव बच्चों बाएं ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसा मुड़ेगा, ऐसा मुड़ेगा, ऐसा मुड़ेगा, मतलब एन ध्रुव ऐसा मुड़ेगा, ऐसा मुड़ेगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी हो जाएगी। समझ में आया कि भाई साहब विद्युत धारा ऊपर की ओर बह रहा है, हमारा हाथ भी ऊपर की ओर है और बढ़िया हम चुंबकीय सुई की ओर मुख करके तैर रहे हैं। तो जो चुंबकीय सुई का एन ध्रुव है बच्चों, व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। मतलब यहां पर एक व्यक्ति है बच्चों, कौन है, एक व्यक्ति है। ये तैर रहा है, ये बायां है, बायां है और ये दायां है ना बच्चों, ठीक है। कुल मिलाकर मैं अपना एग्जांपल देता हूं, ऐसा तैर रहा हूं, ठीक है बच्चों। सामने धारा ऊपर की ओर बह रही है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, चुंबकीय सुई है, तो चुंबकीय सुई एन ध्रुव बच्चों बाएं हाथ की ओर मुड़ेगा, ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसा मुड़ेगा, ऐसा मुड़ेगा, ठीक। चीजें क्लियर, ठीक है बच्चों। भयानक गर्मी है, लेकिन पढ़ाते वक्त कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे जो समझाना पड़े बच्चों। तो ये एम्पियर के तैरने का नियम क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बच्चों हम दाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये सब कुछ स्क्रू के मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम मैंने लगता है ऐड नहीं किया, ओ माय गॉड, इसमें पीडीएफ में रह गया था क्या, दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम नहीं है क्या इसमें, दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको आप समझो। दाएं हाथ का नियम बात कर लेते हैं बच्चों। एक धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ेगा उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बहुत सिंपल है बच्चों, मैं इसी से बताऊंगा। ये आपको बच्चों दाएं हाथ का नियम इससे समझना है कि एक चालक तार है बच्चों, इस तरीके से पकड़ो कि जो अंगूठा है, दिख रहा है कि नहीं, जो अंगूठा है बच्चों ये धारा की दिशा में, किधर हो, धारा की दिशा में, तो जिस दिशा में उंगली मोड़ा जाएगा वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, बस यही है और कुछ भी नहीं है। बोले सर समझ में नहीं आया, ये चालक तार है, ये चालक तार है बाबू, इसको आप मान लो चालक तार, समझ रही है, चालक तार है। चालक तार को मैंने ऐसे पकड़ा, ठीक है बच्चों, चालक तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो जिस दिशा में उंगली में मोड़ रहा हूं वही उसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा बच्चों। ये मेरे पास क्या है, एक चालक तार है, चालक तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है, इसको बताने के लिए अंगूठा की दिशा हम उसी ओर करेंगे बच्चों, अंगूठा की दिशा उसी ओर करेंगे, ठीक है। फिर समझना, अंगूठा की दिशा ऊपर की ओर करेंगे। अब हमने इसको पकड़ने के लिए उंगलियों का सहारा लिया है, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा है बच्चों, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा है वही उसका क्या कहलाता है बच्चों, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा है, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा है बच्चों, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा वही उसका चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन है, ठीक है बच्चों। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं कि एक चालक तार है बच्चों, चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रही है। अब इसमें मैं ऐसा उंगली बना दूं, चलो ठीक से, ये अंगूठा है, मैं उंगली बना दिया और मोड़ भी दिया, ठीक है बच्चों। अब इसको जिस डायरेक्शन में उंगली मोड़ा है बच्चों, तो ये आपका ऐसा डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। यानी एक चालक तार है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा होगा, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, यदि मैं कह दूं तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा होगा,
चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बच्चों ऐसा होगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा। ठीक है बच्चों, यानी ये आपका बच्चों सीधा सीधा ऐसा उंगली को पकड़ा तो अंगूठा धारा की दिशा में है, तो उंगली को जिस दिशा मोड़ा बच्चों उसके चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है। 1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि यदि मेरे पास वो पेज होगा तो उसको मैं भी समझाऊंगा बच्चों। क्या है कि लिखने में दिक्कत नहीं जाता ना, यदि हिंदी लंबा चौड़ा लिखो तो फिर दिक्कत होता है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा, आप लोग इतना कर लेना। दाएं हाथ का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, स्क्रू के कार्क पेंच का नियम, चलो कुछ भी इसमें लगभग नहीं है। ठीक, चलो कोई बात नहीं बच्चों, ये कार्क पेंच का नियम आप लोग था तो यार, पट गया कहां। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। क्या होता है कि यदि लिखने में परेशानी नहीं होगी और स्टेट का प्रयोग हमने करा दिया, एम्पियर के तैरने दाएं हाथ का नियम, चलो वो चीज नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है मैं समझा दूंगा। फिलहाल ये तो चीज क्लियर हो गया बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए एक चालक तार है, चालक तार में बच्चों धारा की दिशा अंगूठा की दिशा में, तो उंगली को जिस दिशा में मोड़ा हाथ से, दाएं हाथ से, तो बच्चों उंगली की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र, यदि धारा ऊपर की हो तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये दाएं हाथ का नियम है बच्चों, दाएं हाथ का नियम है बच्चों। इसके बाद यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे दाएं हाथ का हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ, देखो जरा, ये देखो, दाएं हाथ को हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि जो उंगलियां अंगूठा परस्पर लंबत है, उंगली बच्चों और अंगूठा परस्पर लंबत है, उंगली और अंगूठा देखो परस्पर लंबत है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यदि मान लीजिए मुझे एक ऐसा बिंदु प्राप्त करना जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है बच्चों। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर एक बिंदु है, एक बिंदु है बच्चों, एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र गणना करनी, मतलब यहां पर एक बिंदु P है। ठीक है बच्चों, तो जो मेरा अंगूठा है बच्चों वो धारा की दिशा बता रहा है। जैसे चालक तार है, इस चालक तार का धारा ऊपर की ओर बह रहा बच्चों। ठीक है, अब समझिएगा, मुझे इस उंगली की दिशा में एक बिंदु ऐसा मैंने बिंदु मान लिया जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब मतलब यहां पर कितनी तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। तो बच्चों एक्चुअल में इस धारा का चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा बच्चों, तो लंबवत बाहर की ओर होगा, हथेली, जैसे ये बच्चों आपका हथेली हो गया तो इस हथेली के बाहर की ओर होगा। देखो दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो बच्चों। ये आपने देखा दाएं हाथ कहां, देखो भाई दायां हाथ है मेरा, दायां हाथ है, बायां हाथ नहीं, ये अंगूठा है बच्चों और उंगलियां ये है, परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण, उंगली और अंगूठे के बीच 90 डिग्री कोण बनाओ। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा बच्चों, ये मेरा अंगूठा है, ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा ऊपर की ओर बता रहा बच्चों। उंगलियां उस बिंदु को संकेत करते जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये बिंदु P है बच्चों, तो यहां पर ये उंगलियां उस बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी संकेत दे रहा है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों ऐसा बाहर की ओर होगा। ठीक है, बाहर की ओर होगा। ठीक है, यह है बच्चों लंबवत बाहर की ओर होगा। यही आपके दाएं हाथ की हथेली का नियम है कि दाएं हाथ को बच्चों आप समझो, दाएं हाथ ये है, इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री है बच्चों। ठीक है, ठीक सर, समझ में आ गया। अब अंगूठा धारा में बहने वाली दिशा को, मतलब ये आपके पास चालक तार है, इसमें धारा बहने वाली दिशा को बता रहा है, यानी धारा की दिशा को बताता है बच्चों। अंगूठा धारा की दिशा को बताता है और जो उंगलियां हैं उस बिंदु को बताता है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है बच्चों। तब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। कहां होगी, बाहर की ओर होगी। यही आपके बच्चों दाएं हाथ के हथेली का नियम है, यही आपके दाएं हाथ के हथेली का नियम है। अब आप लोगों को लगेगा सर कार्क पेंच का स्क्रू नियम क्या है। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ठीक है, चलो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं। पेज मेरा गोल हो गया है ना, पीडीएफ में नहीं है, तो इसको समझाने के लिए एक पेज ले लेते हैं बच्चों। देखना बच्चों, ये मैं अपने घर से ले आया भाई, बाजू में रखा था इसलिए मैंने लेने गया कि भाई समझाना है। कार्क पेंच का स्क्रू नियम ये कहता है कि भाई इसके नोक की जो डायरेक्शन है, इसके जो नोक की डायरेक्शन है धारा के दिशा में रखो। ठीक है सर, नोक की डायरेक्शन मतलब आपको दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि जो पेंच का नोक है बच्चों, जो पेंच का नोक है वो धारा की दिशा की ओर हो। ठीक है, मैंने कहा पेंच का नोक बच्चों धारा की दिशा की ओर हो। ठीक है, अब इसको पेंच को कसने के लिए, टाइट करने के लिए
टाइट करने के लिए अंगूठा कैसे फैलाएंगे बच्चों? देखो अंगूठा कैसे घुमाएंगे, ऐसा अंगूठे के डायरेक्शन जिधर, इसको हम टाइट करेंगे बच्चों, यानी कसेंगे। स्क्रू को कसने के लिए पहले समझना, आपको अपने दाएं हाथ से, किस हाथ से? दाएं हाथ से, दाएं हाथ से स्क्रू को इस प्रकार पकड़ें, दाएं हाथ से स्क्रू को इस प्रकार पकड़ें कि स्क्रू का स्क्रू बोल देता हूं, पेंच यार, पेंच, सॉरी, तोबा, माफ करना बच्चों। दाएं हाथ से आपको पेंचिकस को इस प्रकार पकड़ें, पेंच है बच्चों, स्क्रू नहीं है, ठीक है, स्क्रू इसके ऊपर लगा रहता है, स्क्रू को हमको टाइट करना है, ठीक है। दाएं हाथ से हमें पेंच को इस तरीके से पकड़ें कि पेंच का नोक जो है बच्चों, ये पेचकस है ना, पेंचकस आपको पता होगा, पेचकस का जो नोक है वो धारा के दिशा में हो, ठीक है सर, पकड़ लिया। अब स्क्रू को टाइट करने के लिए, स्क्रू को कसने के लिए हम पेंच को जिस दिशा में घुमाते हैं वो उसका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा। मतलब बच्चों इसको हम उंगली कैसे घुमाएंगे, देखो जरा, ऐसे 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 घुमाते बच्चों, कितना घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, मतलब ऐसे घुमाएंगे, ठीक है बच्चों। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र बता देता है। क्या बताता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र बताता है सर, यही है स्क्रू, बिल्कुल। कार्क पिंच का नियम, कार्क के पेंच का नियम, ठीक। मैं लिखूंगा नहीं भाई, लिखूंगा नहीं, ये सब बेसिक है, जानकारी के लिए है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हो सकता है एग्जाम में ना आए, लेकिन आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। और इसमें कुछ भी नहीं है ना। दक्षिणावर्ती कार्क पेंच को कल्पना करो, है ना, और उसे धारावाही चालक की दिशा में रखो, ठीक बच्चों, और उसे इस प्रकार घुमाओ कि धारा के आगे की ओर बढ़े। तो अंगूठे को जिस दिशा में हमको घुमाना पड़ता है वही उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसे बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। लिख लेना बच्चों यहां पर, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। नियम में यह बताया गया भाई साहब कि जो हमने पेंच लिया है, पेंचकस लिया बच्चों, कार्क पेंच का नियम, कार्क का मतलब पेंच लिया है, तो इसको हमको दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ना है कि इसकी जो नोक की दिशा है बच्चों, जो आगे की ओर बढ़ेगा ना, आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं, इसको दोनों साइड से कर सकते हैं। एक ऐसा घुमा के उल्टा घुमा देना तो ये नीचे की ओर आएगा, इसको सीधा घुमाएंगे तो आगे की ओर जाएगा। इस पेचकस का प्रयोग हम दोनों तरीके से करते हैं, किसी स्क्रू को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए। तो जब क्लोज करेंगे तो आगे की ओर बढ़ेगा बच्चों, सही डायरेक्शन कहलाएगा। तो हम पेंच को इस तरीके से पकड़ें कि उसकी नोक की दिशा बच्चों धारा की ओर अग्रसर होने वाली दिशा को बताए, है ना। मतलब यदि हम इसको दाहिने हाथ से पकड़ करके इसको हम बच्चों पेंच को ऐसा घुमाएं कि ये धारा की दिशा की ओर बढ़े, समझ रहे हो। तो बच्चों इसको धारा की दिशा में बढ़ाने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में मोड़ेंगे बच्चों, अंगूठे को जिस दिशा में घुमाएंगे वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी मान लीजिए चालक तार इसमें धारा ऐसे बच्चों, तो हम ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाते हैं ना अंगूठे को, ये चीज, ये आपका मैक्सवेल का कार्क पेंच का नियम। इसको रटना नहीं है भाई कि हम एक कार्क पेंच को इस प्रकार पकड़ें कि जो कार्क पेंच का नोक है बच्चों वो धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश, जिधर धारा जाए उधर ये, मतलब कार्क पेंच को कसें तो धारा के अनुदिश में आगे की ओर बढ़े। अब बच्चों इसको कसने के लिए, कार्क पेंच को टाइट करने के लिए, कसने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाते हैं, है ना, वो बच्चों उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को भी बताएगा। कुल मिलाकर के कसने का भाषा बोलो कि वो चुंबकीय क्षेत्र में आगे की ओर बढ़े बच्चों, ठीक। तो ये चीजें क्लियर हो गए। आज का हमारा यहीं तक टॉपिक था बच्चों, स्क्रू, मैक्सवेल का कार्क पेंच का नियम। स्क्रू बार बार शब्द आ जाता है जबकि वो कार्क पेंच है बच्चों। चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। और लास्ट में फिर से एक बार नंबर दे देता हूं, यदि किसी बच्चों को नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। और बच्चों जल्दी आपके लिए अगला जो टॉपिक है वायु सेवर्ट का नियम वो अपन कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।